नमस्कार। राहुल गांधी अमित शाह को एकदम टारगेट कर लिया उन्होंने। यानी अब अगला जो आंदोलन होना है वो अमित शाह के इस्तीफे का होना है। पर राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? राहुल गांधी इतना ज़्यादा उन्हें भरोसा क्यों है कि आखिर में अमित शाह इसमें शामिल माने जाएंगे? क्यों उन्हें लगता है कि यहाँ पर गुजरात मॉडल को अप्लाई किया गया है? और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण इस बात की तरफ मेरा और आपका ध्यान जाता है कि हो ना हो ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करके इन बच्चों को कुचलने का आइडिया इस प्रशासन का रहा होगा और वो चाहता होगा, अब उस आइडिया के पीछे प्रशासन का हो या ऊपर से आदेश हो, लेकिन वो किसी भी हालत में इस पूरे के पूरे मामले को इस लेवल तक ले जाना चाहते थे, डरा देना चाहते थे, खौफ फैला देना चाहते थे, ताकि बच्चे आंदोलन में आगे बढ़ने की सोचे ही नहीं, उनके पेरेंट्स डर जाएं, क्योंकि ये धीरे धीरे सिचुएशन आगे बढ़ने वाली थी। सैटरडे आने वाला था, फिर सैटरडे संडे को आपको पता है सारे आंदोलनों में, किसान आंदोलन में भी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलते हैं, कोई खाना बना के ले जाता है, कोई कुछ करता है, बच्चों के साथ आते हैं, तो ये बहुत बड़ा होने वाला था। तो इन्होंने ये किया कि किसी तरह से इतना ज़्यादा उत्पीड़न करो, जो करते हैं थर्ड डिग्री थाने में ले जाते हैं, आदमी को पकड़ के पीटते हैं, वो इन्होंने कहा चौराहे पे करेंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं जिनसे ये पता लगता है कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझ के, ये जानते हुए भी कि ये गलत है, ये जानते हुए भी कि ये नहीं करना चाहिए, ये जानते हुए भी कि इसको छिपाना चाहिए। अगर आप कोई गलत चीज़ होती तो भी तो छिपाते हो, तो पूरा छिपाते हुए वो किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, जो गैरकानूनी था, जो किसी भी तरह सही नहीं था, जो सुप्रीम कोर्ट में भी शुरुआती टिप्पणियों में सामने आया है। आज हम इसकी चीरफाड़ करेंगे। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि बीजेपी के बहुत सारे नेता और उनके घरों के अंदर भी इन बच्चों के आंदोलन के प्रति सहानुभूति थी, वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में भी बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है जो इन बच्चों से सहानुभूति रखता है, जो वर्दी और दूसरी चीज़ों के दबाव में कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन जिसका जहां बस चल रहा है, जिसको जहां मौका मिल रहा है, जो जहां कुछ योगदान दे सकता है वो योगदान दे रहा है। कैसे योगदान सामने आ रहा है उस पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस क्यों दिखाई दे रहा है और आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या कहा। पहले राहुल गांधी का बयान सुनते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि किस तरह से लगातार अमित शाह का डिपार्टमेंट बच्चों के साथ में जानबूझकर जरूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, उनको नुकसान पहुंचा रहा था। 2-3 मामले हैं, उन पे हम चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के भाषण की, सुन लीजिए आप। That is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on. मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी जब ये बयान देते जो आपने सुना, तो इस बयान से एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है। इस कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान है कि दिल्ली पुलिस के अंदर से ही सूचनाएं अलग अलग स्तर पे उन सब लोगों से पहुंचाई जा रही हैं उचित स्थान पे, जो लोग इस दमन और अत्याचार के खिलाफ हैं। पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है। आप उसको बोलेंगे नारियल तोड़ दो, वो नारियल तोड़ देगी। आप कहोगे सर तोड़ दो, वो सर तोड़ देगी, क्योंकि वो सिर्फ हुक्म मानती है। तो जो डिसिप्लिन फोर्स होते हैं ना, वो भले ही
आपकी आज्ञा का पालन करें आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप, पर इंसान उनके अंदर भी होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो ये सारी चीज़ें बयान करती हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं भारत का जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है भारत सरकार का, उसका फैक्ट चेक विभाग एक फैक्ट चेक करके जानकारी देता है कि पैलेट गन नहीं चलाई गई है। पहली जानकारी। और ये फैक्ट चेक डिपार्टमेंट वो फैक्ट चेक डिपार्टमेंट है, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार एक कानून लाने जा रही थी जिसके तहत अगर ये फैक्ट चेक डिपार्टमेंट किसी खबर को या किसी सूचना को या किसी पोस्ट को झूठा घोषित कर देता है तो उसको तत्काल प्रभाव से पूरे मीडिया, सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा। और ये फैक्ट चेक डिपार्टमेंट 100 दफ़ा झूठा साबित होता है। और इस बार इसने सीधे ऐलान किया था कि पैलेट गन नहीं चलाए गए हैं, झूठी खबर है। कुछ लोग बहुत, एक पत्रकारिता में, एक पत्रकारों की दुनिया में एक नई पौधाई है। ये लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किसी के हाथों इस्तेमाल होने को मानते हैं। मतलब किसी पुलिस अधिकारी ने बुलाया, अपने फ़ायदे के लिए कोई खबर आपको प्लांट कर दी और आप दफ्तर में जाके बेचते हो, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है, ये मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, बड़ी खबर है। तो कुछ नेशनल मीडिया के तथाकथित इस तरह के जो अधिकारियों के पीछे घूमने वाले पत्रकार हैं, उनके ज़रिए खबर चलाई कि एक्सक्लूसिव खबर है और ये पैलेट गन चलने की बात झूठी है। यानी पूरे जगह देश में एक पैलेट गन झूठा है, ये नैरेटिव चलाया गया। यानी पुलिस के हिसाब से, सरकार के हिसाब से और सरकार का गोदी सिस्टम है उसके हिसाब से ये घोषित कर दिया गया कि पैलेट गन नहीं चली है। निश्चित तौर पे पैलेट गन अगर चली है तो इन्फॉर्मेशन कैसे आती है? दो तरह से आती है। एक तो आती है पीड़ितों की तरफ से, दूसरा कुछ सबूत आते हैं। कुछ मीडिया हाउसेस एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पता चलता है कि दिल्ली में, नई दिल्ली के जो डीसीपी हैं सचिन शर्मा, इस इलाके के डीसीपी में है। मार्च में उनको लाया गया था, पहले वो बाहरी दिल्ली के होते थे। बहुत एलीट इलाका है, नई दिल्ली इलाका। सचिन शर्मा साहब जो हैं, उन्होंने बाकायदा लिख के ऑर्डर दिया था इन सारी की सारी चीज़ों का, जिसमें पैलेट गन चलाना भी शामिल था। फायर आर्म्स, जो पैलेट गन यहाँ चलाने की इजाज़त दी गई थी, उसके अंदर पॉलीमर वाले छर्रे होने थे, प्लास्टिक वाले छर्रे। जो लेड के होते हैं वो नहीं होने थे, स्टील वाले नहीं होने थे। अभी जो जांच होगी तो पता चलेगा कि जिन बच्चों को लगी है, 3 का तो पता चल गया है, उनके शरीर से कौन से छर्रे निकल रहे हैं। लेकिन जब ये पूरी की पूरी जांच को नकार रहे थे तो सिस्टम में अस्पताल के लोग एमएलसी की कॉपी दे दिया। जो लोग अस्पताल में पुलिस के लोग भी होते हैं, एमएलसी की कॉपी बाहर आ गई। एमएलसी की कॉपी बाहर आने के बाद भी एक काम चलता रहा और जीडी एंट्री होती है एक, यानी जनरल डायरी एंट्री। पुलिस विभाग के अंदर कोई भी घटना हो रही है, कुछ सूचना मिलती है, पता चलता है, आप उस पर एक्शन लें ना लें, जिस भी कर्मचारी को, जिस भी अधिकारी को पता चलता है वो उसके अंदर एंट्री करता है। वो एक जनरल डायरी है उस थाने की। संसद मार्ग थाने की जीडी एंट्री के अंदर ये दर्ज था कि आरएएफ के लोगों को बाकायदा अनुमति दी गई थी ये पैलेट चलाने की। ये क्या, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें आंसू गैस के गोले थे, उसमें लाठी चार्ज था, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन स्पेसिफिकली इसका जिक्र था उसमें। परमिशन देने वाले कौन थे? परमिशन देने वाले सचिन शर्मा थे। अब एक रोचक चीज़ और बताऊं, जब तानाशाही की दौर आता है, तानाशाह सरकारें आती हैं, तो एक बदलाव करती हैं सिस्टम में, चेक्स एंड बैलेंसेस ख़त्म करती हैं ताकि जब वो कुछ करने जाएं तो अड़चने आड़े ना आए। क्योंकि भारत में ब्यूरोक्रेसी की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी है, भले ही वो उस पर अमल करे ना करे, लेकिन उसकी पहली लेजिटिमेसी होनी ज़रूरी है। संविधान के हिसाब से सही होगा तभी उसको करना है, भले कोई भी ऑर्डर दे रहा हो। तो क्या था सिस्टम, ये होता था राज्यों के अंदर, अभी भी है
कि अगर पुलिस को गोली चलानी है या कुछ भी करना है तो उसकी परमिशन एक मजिस्ट्रेट देगा, और मजिस्ट्रेट एक आईएएस अधिकारी, जैसे जिला मजिस्ट्रेट, उस तरह के लोग होते थे। यानी पुलिस प्रशासन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेता था तो एक चेक रहता था, लेकिन अब जिस पुलिस को गोली चलानी है वही पुलिस अपने ही अधिकारी से परमिशन ले लेती है। और इस केस में डीसीपी सचिन शर्मा ने खुद से परमिशन ली और खुद उन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट को परमिशन दी। सचिन शर्मा ने मजिस्ट्रेट का रोल निभाते हुए डीसीपी का रोल निभा रहे सचिन शर्मा को परमिशन दी। डिटेल क्या कहती है जीडी एंट्री की, वो और उसके अलावा एक पत्र भी बाहर आ गया, और उस पत्र में भी इन सारी परमिशंस का जिक्र था। नीचे साइन थे सचिन शर्मा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। किसको उन्होंने ये परमिशन दी? सचिन शर्मा, डीसीपी न्यू दिल्ली को। यानी ये सारे कागज और दस्तावेज जब सामने आ गए तो ये साबित हो गया कि पैलेट गन चलाने की परमिशन सचिन शर्मा ने दी थी। पैलेट गन चली थी क्योंकि जो छर्रे लगे हैं वो एमएलसी, मेडिको लीगल रिपोर्ट जो आती है अस्पताल की, उसमें लिखा हुआ है, और पेशेंट खड़ा हुआ है जिसको राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर दिया। यानी उसके पास में तीनों तरफ से ये चीजें आती हैं। संबित पात्रा ने आज एक लॉजिक दिया कि सचिन शर्मा, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट, अब देखिए जब मैं ये कहता हूँ कमिश्नर सिस्टम दिल्ली में नया नहीं आया है, लेकिन यूपी में तेजी से लाया गया। अलग अलग जगहों पे कमिश्नर सिस्टम अप्लाई किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि ये जो कमांड सिस्टम है इसके अंदर से जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रोल खत्म हो जाए। कलेक्टर साहब से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़े, गोली चलानी है तो चला दो, खुद ही अपने आप ले लो। तो उस पूरे घटनाक्रम के बीच में जब ये चीज सामने आती है, ये पट्टी खुलती है पोल, तो दिल्ली पुलिस तो शुरू से कह रही थी कि गोली नहीं चली। तो क्या दिल्ली पुलिस के सिस्टम के अंदर अगर वो खुद ही रिकॉर्ड में लिख के गोली चला रहे हैं और वो कह रहे हैं गोली चलाने का मतलब ये आग्नेयास्त्र चलाना, जिसके अंदर पैलेट गन भी आती है, और वही विभाग कह रहा है, क्या दिल्ली पुलिस के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने, क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के ऑफिस ने बिना अपने डीसीपी से कंसल्ट किए घोषित कर दिया था कि भैया पैलेट गन नहीं चली है? निश्चित तौर पे पूछा होगा। इसका मतलब साफ है कि इस मामले को दबाया जा रहा था, छिपाया जा रहा था। और इसका एक और मतलब है, इतना झूठ बोलने की जरूरत क्या थी पुलिस को? पुलिस अगर चला रही है पैलेट गन, बोल देगी पैलेट गन, तो पैलेट गन से कोई पुलिस पे तो असर नहीं पड़ रहा है। जिस पे असर पड़ता था वो सरकार थी। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह का जहां नाम बार बार ले रहे हैं राहुल गांधी, उनके कॉन्फिडेंस की वजह यही है कि सचिन शर्मा फोन पे संपर्क में रहे होंगे अमित शाह के। सचिन शर्मा नहीं तो उनके सीनियर अफसर्स रहे होंगे, और इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आपने अगर उनको निर्देश नहीं दिए, क्या आपको पता था? क्या आपसे पूछा गया था? अब वो कहेंगे कि वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी की पता था, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने जानते पूछते हुआ तुमने रोका नहीं, और नहीं पता था इसका मतलब तुम नालायक हो, तुम इनएफिशिएंट हो, तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। यहाँ अमित शाह को उन्होंने घेर लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो परमिशन के डॉक्यूमेंट हैं वो क्या कहते हैं, और उसी तरह से जो जीडी एंट्री में क्या लिखा हुआ है संक्षेप में बताऊंगा। हालांकि ये एक ऐसी डिटेल है जिसको आप छोड़ भी सकते हो। जीडी एंट्री में लिखा है 22 जुलाई को 1:24 पे ये एंट्री पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में हुई है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना यानी संसद मार्ग थाना, वही थाना जिसके अंतर्गत जंतर मंतर आता है। वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स ने एक लॉग एंट्री की है, यानी आरएएफ जो यहाँ ड्यूटी पे आया था उसने वहां लॉग में एंट्री की, और उसमें लिखा कि जंतर मंतर के जोन 1 डीसीपी के आदेश पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, यानी सचिन शर्मा के आदेश पर, आरएएफ के डिप्टी कमांडेंट ने एंटी रायट गन से प्लास्टिक पैलेट के 2 राउंड फायर किए, यानी प्लास्टिक के छर्रों वाले एंटी राइट गन से इन्होंने फायर किया है।
ये वो लिख के आए हैं और डीसीपी से कह के लिखे हैं। इसके साथ ही ये भी लिखा है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए 55 नॉन इलेक्ट्रिक शेल और 15 इलेक्ट्रिक शेल और 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। अब एक प्रश्न आपके मन में आता है कि इलेक्ट्रिक शेल क्या होती है, नॉन इलेक्ट्रिक शेल क्या होती है। तो ये जो गोली जिससे आंसू गैस चलाते हैं, उससे जो गोले होते हैं उसके जो फेंकते हैं, या स्टन गन होती है जो आदमी को एकदम रोक देती है, मूर्ति बना देती है, एकदम से दिमाग को झटका देती है, उसको चलाने की 2 तरीके हैं। एक परंपरागत तरीका, बंदूक के गोले की तरह पीछे हिट मारो, बारूद ब्लास्ट करेगी और निकल जाएगा, वो हो गया नॉन इलेक्ट्रिक। और एक इलेक्ट्रिक शेल वाला तरीका आ गया, इसके अंदर बैटरी लगी होती है, उससे स्पार्क होता है, उसके स्पार्क होने से फायरिंग होती है। इन दोनों का इस्तेमाल किया गया और जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक सेल और नॉन इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल किया गया। और इस तरह से यानी जो हथियार चलाएगा उसमें 55 वो वाली बंदूकें थी ट्रेडिशनल धमाके के साथ फेंकने वाली, और 15 थी इलेक्ट्रिक वाली। इलेक्ट्रिक वाली को ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता, निशाने पे लगती है तेज, इस तरह वगैरह वगैरह। ये सिचुएशन बाकायदा उन्होंने आरएएफ ने लिखा, यानी वहाँ पर जीडी एंट्री में दर्ज है कि पुलिस ने कितने हथियार इस्तेमाल किए, ये ऑफिशियल वाले हैं। कुछ लोगों ने दिखाया था एक्सपायर्ड गोले हैं वगैरह वगैरह, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। एक मजिस्ट्रेट ऑर्डर की कॉपी भी है जो डीसीपी शर्मा ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के तौर पे अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक लिखित दस्तावेज में दी थी। एक कार्ड था, उसमें आदेश दर्ज था, कानून व्यवस्था को बहाल करने और जंतर मंतर पर मौजूद गैर कानूनी जनसभा यानी अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को टीयर गैस, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी सब करने का अधिकार दिया जाता है। और इसके अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 149 के तहत भीड़ को रोकने के लिए फायर आर्म्स यानी पैलेट गन वगैरह चलाने की रिटन अथॉराइजेशन दिया गया। यानी कुल मिला के इसमें एक चीज़ और भी है जो रोचक है, गौर करने वाली है। अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब भीड़ उग्र हो, हिंसक हो, तब किया जाता है। इस आदेश में भी अब ये लीगल लोग एनालिसिस करेंगे वगैरह वगैरह। यानी इस पूरे आदेश में जो एक चीज़ साफ है कि ये जो जहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, वो पहुँचाने वाले लोग, उचित स्थान पे पहुँचाने वाले लोग, जीडी एंट्री के बारे में भी जानकारी उन्होंने पहुँचाई होगी, क्या है डीसीपी का आदेश क्या है इसके बारे में पहुँचाया होगा। और उधर सीआरपीएफ के अंदर और जांचें चल रही हैं, आरएएफ के अंदर भी जांच चल रही है कि, और उस जांच के अंदर ये पता चल रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ अमित शाह पे संदेह इसलिए जा रहा है कि सब बात को छिपाने की कोशिश की गई। पहले छिपाया गया, फिर ये खुल के सामने आया, और जब खुल के सामने आया तो एक ट्रेल पक्की दिखती है कि कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा काम चोरी चोरी चुपके अगर कर रहा है कोई, तो उसके पीछे उसकी नीयत खराब है। और यहीं पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह उनसे बात कर रहे थे। यानी अमित शाह नालायक नहीं है, इनएफिशिएंट नहीं है। अमित शाह को इसके बारे में पता था और ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको दूसरे मामले पे लिए चलता हूँ। आपको याद होगा दिप्के, अभिजीत दिप्के ने एक वीडियो बनाया था ट्रकों के सामने खड़ा होके, उन ट्रकों के अंदर पत्थर भरे हुए थे और ये कहा कि जंतर मंतर पे ट्रक क्या कर रहे हैं पत्थरों से भरे हुए। इस पे विवाद खड़ा हुआ। अब उन पत्थरों के ट्रक के पीछे की कहानी पुलिस के अंदर से बाहर आ गई। कहानी को अलग तरीके से मीडिया जब अपना काम करता है तो एक इंडिपेंडेंट ओपन सोर्स मीडिया की तरह काम करता है। वो ये नहीं बोलता पुलिस के सूत्रों ने बताया। इन्होंने क्या किया कि जो उसका नंबर था, जब भी कोई सोर्स कहेगा देखो भाई मेरा नाम मत लेना, आप ऐसा करो नंबर से ये मिला लो वो मिला लो वो मिला लो। खैर मैं मानता हूँ कि
सोचने नहीं कहा होगा, हो सकता है इन्होंने अपना दिमाग लगाया हो, लेकिन एक नंबर प्लेट थी उस ट्रक के ऊपर। उस नंबर प्लेट को बाकायदा एक्सेस किया गया, यानी उस नंबर प्लेट से पता लगाया गया भैया ये है किसकी गाड़ी, आखिरी बार किसके नाम पे रजिस्टर्ड थी। तो पता चला एक साहब है केशव कुमार साहनी, उनके नाम से वो रजिस्टर्ड। तो न्यूज़ लॉन्ड्री वालों ने केशव कुमार साहनी को पकड़ा, उनसे कहा भाई तुम्हारा ट्रक वहाँ क्या कर रहा था। उन्होंने कहा साहब मेरे ट्रक का तो एक्सीडेंट हो गया था 16 जुलाई को, एक इको थी उसके साथ एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने मेरा ट्रक जब्त कर लिया था। यानी पार्लियामेंट थाने की पुलिस के पास का ट्रक था रिकॉर्ड में। यानी इस पुलिस के ये ट्रक जो था जिसमें पत्थर रखे गए थे वहाँ पे, जिनको कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं ने माना कि ये फेंकने के लिए पत्थर लाए गए हैं ताकि यहाँ अफरा तफरी फैलाई जा सके, वो ट्रक संसद मार्ग पुलिस के पास था। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि वो वहाँ पर कर क्या रहा था। तो जब बवाल हुआ तो पुलिस ने उस ट्रक को वहाँ से हटाया और वहाँ से कुछ ही दूर रायसीना रोड पे ले जाके इस ट्रक को रख दिया यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर। अब आप सोचिए ये ट्रक थाने के अंदर नहीं रखा जा रहा है। अब यूथ कांग्रेस वालों ने देखा यार 3 दिन से ट्रक खड़ा हुआ है, तो उन्होंने एक वीडियो बना के पोस्ट किया। उनके नेता, एक कोई नेताजी उन्होंने कहा कि संसद यहाँ से बहुत पास में है, संसद के पास में 3 दिन से एक लावारिस ट्रक खड़ा हुआ है, उसके अंदर पत्थर वत्थर भरे हुए, पत्थर के नीचे पता नहीं क्या होगा, ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और किस तरह से संसद मार्ग की पुलिस व्यवहार कर रही है, ये तो बहुत खतरनाक है। और उसको क्यों नहीं पुलिस ले जा रही है, उस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो वहां से उस ट्रक को फिर हटाया गया। लेकिन इसके बाद में न्यूज़ लॉन्ड्री ने और भी तहकीकात की तो पता चला कि ये भी झूठ है, क्योंकि पत्थर वाले ट्रक की बात को भी दिल्ली पुलिस ने ऐलानिया झूठा घोषित कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। जैसे पैलेट गन के बारे में कहा था, यानी जो कुछ किया जा रहा था उसको छिपाया जा रहा था। छिपाया क्यों जा रहा था? झूठ आदमी तब बोलता है जब नीयत खराब हो या कोई डर हो। अब समझिए इन्होंने क्या किया, न्यूज़ लॉन्ड्री वालों ने अलग अलग पुलिस वालों से पूछा इस मामले में, आईओ से पूछा, एसएचओ से पूछा, सब लोग अलग अलग कहानी कह रहे हैं। अच्छा, वो जो आदमी जिसके इको से एक्सीडेंट हुआ था इस ट्रक का, उससे पूछा, उसने कहा हाँ मेरे इको से एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, पुलिस वालों ने ट्रक जब्त कर लिया था। यानी वो ट्रक पुलिस के पास था और पुलिस ने उस ट्रक को पहले जंतर मंतर खड़ा किया, और जब जंतर मंतर पे ऑब्जेक्शन हुआ तो उस ट्रक को ले जाके यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़ा कर दिया। ये भी जगह इतनी दूर थी कि 3-4 मिनट के अंदर उस ट्रक को ड्राइव करके जंतर मंतर लाया जा सकता था। ये अपने आप में 5 मिनट मान लो, और भी बड़ा संकेत है। अब इसमें पुलिस वालों की जो राय थी उससे पोल खुल गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो पार्लियामेंट संसद मार्ग पुलिस थाने के जो पुलिस वाले हैं वो अलग अलग बयान दे रहे थे। मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। एक पुलिस अधिकारी से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा 20 तारीख को हमने ट्रक लेके और भलसवा में खाली करा दिया था। भलसवा, जिनको नहीं पता है, दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां पर, दिल्ली में कई सारी है, ओखला में, गाजीपुर में, वहाँ पर 4 जगह हैं, उसमें दिल्ली का कचरा भर के ट्रकों में ले जाके फेंका जाता है। तो ये कहा गया कि वहाँ पर भलासवा में कूड़े के ढेर पे पत्थर फेंक के उस ट्रक को 20 तारीख को खाली कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद ट्रक क्या कर रहा था? तो यहाँ पे इस मामले में जो एसएचओ है नीरज कुमार, उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा नहीं वो तो 19 तारीख को ही खाली कर दिया था, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ पकड़ा, खाली करके ट्रक हमने जब्त कर लिया था। फिर उसमें पत्थर कहाँ से आए? तो एक और अधिकारी थे, उनका भी बयान था, उस बयान में भी गड़बड़ पाई गई। तो इससे संदेह हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने उसको पब्लिश कर दिया। यानी यहां पर भी आप देखिए, अंदर की कहानी उचित स्थान पे पहुंच गई, उचित जगह पहुंच गई। द हिंदू के खुलासों को लेके मैं एक अनुमान लगा सकता हूं, अक्सर द हिंदू के पास बहुत सारे वो दस्तावेज पहुंच जाते हैं जो कांग्रेस के पास होते हैं।
आपको अगर याद होगा, राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में सरकार ने कुछ ऐसा कहा था जो झूठ माना गया और उसके खिलाफ कुछ दस्तावेज राहुल गांधी को मिले। कथित तौर पे ये दस्तावेज राहुल गांधी को उस समय के जो रक्षा मंत्री थे, गोवा के मुख्यमंत्री भी बने, मनोहर पारिकर का एक बयान आया था कि उसकी तो फाइल मेरे पास पड़ी हुई, राफेल वाली मेरे कमरे में। उसके बाद व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी मिलने गए मनोहर पारिकर के पास में। उनसे मुलाकात के बाद में वो जो फाइलें थीं उसके खुलासे द हिंदू अखबार ने किए और राहुल गांधी ने बयान भी दिया कि मुझे मनोहर पारिकर ने ये बात बताई थी। मनोहर पारिकर चूंकि गंभीर रूप से बीमार थे, उनकी बीमारी को लेकर भी इस देश में तमाम सारे सवाल उठे, तो इसलिए उनकी बात बाहर नहीं बताना चाहिए था। इसको लेकर तो विवाद हुआ, लेकिन ये विवाद कुल मिला के इसमें जो मैं बता रहा हूँ किस्सा इसलिए बता रहा हूँ कि द हिंदू के पास में वही डॉक्यूमेंट थे। तो वो उचित स्थान पे जो कहानी पहुंची है, द हिंदू ने ही इसका खुलासा किया है, पैलेट गन वाले मामले का, जीडी एंट्री डीसीपी का ऑर्डर का। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो द हिंदू ने खुद ही इन्वेस्टिगेशन किया हो या राहुल गांधी उचित स्थान हो जिनके पास वो जानकारी पहुंचाई गई हो और उन्होंने जिस पे भरोसा कर सकते हैं, जो गोदी नहीं है, उस मीडिया को दे दिया। लेकिन ये दोनों चीज़ें अगर आप देखें और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें देखें, पुलिस वाले नेम प्लेट लड़ा के घूम रहे हैं, सादी वर्दी में पुलिस वाले घूम रहे हैं, कील ठोक के घूम रहे हैं, पुलिस वालों के करंट लगाने वाले डंडे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं और उसी जगह पे एक गंभीर प्राइवेसी का उल्लंघन कर रही है सरकार। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लगा रही है। जब भी कहीं कैमरा लगाया जाता है, बड़ा बड़ा लिखा जाता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। ये एक कानूनी ज़रूरत है। आप लिखे बगैर, किसी को बताए बगैर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। आप ट्रैफिक पे भी अगर चालान आपका है तो उस जहाँ पे आप जा रहे हैं उससे पहले लिखा होना चाहिए कि आगे कैमरा लगा है। आप लोगों की फेशियल रिकॉग्निशन कर रहे हो, ये भी अपने आप में बड़ा मसला है। तो बहुत सारी चीज़ें ये बताती हैं कि एक तगड़ी तैयारी के साथ में इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई और इस आंदोलन से जो नेता एग्जिट हुए, उनकी जो गलती थी उसमें वीडियो बना चुका हूँ। उनको किसी भी हालत में कार्यकर्ताओं को दमन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के बगैर हटना नहीं चाहिए था। गलत किया। वो आश्वासन लेके हट गए तो उनको जो आश्वासन मिला था मुकदमे वापस लेने का, अब वो भी पूरा नहीं हो रहा है। सरकार को लग रहा है कि ये दोबारा कहाँ से जमा होंगे, लेकिन सरकार ये भूल रही है कि पहले भी 10 दिन तक कोई नहीं आया था। तब सेंसिटिविटी नहीं थी लोगों के अंदर, बाद में लोगों की संवेदनाएं जाग गईं। अब जरासे में आएंगे और हो भी गया, जंतर मंतर पे बैठना शुरू हो गया है। जो तरह तरह की कार्रवाई हो रही है उसमें वहाँ पे कुछ पार्टियों के लोग, खासतौर पर लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता जाके बैठ गए धरने पे दोबारा से। फिर एक्टिविटी होगी, फिर लोग जाने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के सरकार को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी भी कह रहा हूँ, पिछली बार खबरें हैं कि उनके पास चंद्रबाबू नायडू का भी दबाव था कि भैया ऐसा मत करो वरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। वहाँ पे आंध्रा में, महाराष्ट्र से भी खबर मैंने सुना है, कुछ पत्रकार कह रहे थे कि महाराष्ट्र में भी जो शिंदे हैं उनका कहना था, मतलब इनके जो पार्टनर हैं उनका कहना था कि आप ये मत करो। अब इन्होंने समझौता कर लिया उस वक़्त, लेकिन अब दोबारा से जब ये कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि फिर उन पार्टनर्स को अच्छा नहीं लगेगा। अगर मामला बिगड़ा तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। बहरहाल जो भी है, राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस का कारण आप जान गए होंगे, कैसे इन्फॉर्मेशंस निकल के आ रही हैं और किस किस तरह से एग्जीक्यूशन हुआ यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।